yesterday's class हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? We discussed that our phospholipid bilayer basically has two types of proteins, two types of integral proteins, and we said one of the integral proteins are channel proteins. और वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, which basically what they have channels passing through them. Water filled channels होते हैं और water filled channels के through they basically carry the transport of specific ions, specific polar molecules. So basically one thing that we know is कि हमारे पास जो majority part of our phospholipid bilayer है वो क्या है? It is non-polar. Why? Because the fatty acid tails are non-polar in nature और हमारे पास majority जो part of the phospholipid bilayer है, majority composition of our phospholipid bilayer है, what is that? It is basically our non-polar hydrophobic fatty acid tails. So our polar molecules and our large molecules and our charged molecules, anything which has charge or is polar in nature, वो हमारे पास water से या aqueous environment से या अपनी nature के, for example, and a charged species would be attracted to an oppositely charged species, right? A polar species would be attracted to another polar species. So हमारे पास जो polar compounds होते हैं या हमारे पास जो ions होते हैं, they basically are either attracted to species which are either oppositely charged to them or are polar in nature or in aqueous environment. Why? Because हमारा जो water होता है, it forms bonds, it forms hydrogen bonds with our ionic molecules and with our polar molecules. So हमारे मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं हो सकते कोई भी पोलर स्पीशीज या चार्ज स्पीशीज, उनको एक ट्रांसपोर्ट मीडियम चाहिए. एंड यस्टरडे आई गिव दिस एग्जांपल दैट जिस तरह से हमारे पास ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं, व्हाट दे डू, वो हमें एक पॉइंट से पिक करती हैं एंड दे आर आवर मीडियम, दे आर आवर चैनल टू टेक अस फ्रॉम वन पॉइंट, हमारी पिकअप लोकेशन से वो हमारी डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाती है. सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं? वो हमारे पास बेसिकली इंटायर थिकनेस ऑफ द सेल, सॉरी इंटायर थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे स्पैन कर रहा होता है. सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ चैनल प्रोटीन. सो इफ यू नोटिस, वो हमारी जो फर्स्ट लेयर है और सेकेंड लेयर है उसमें थ्रू आउट वो प्रेजेंट है, यानी फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर से वो कनेक्ट कर रहा होता है. एंड ऑब्वियसली अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक सोडियम आयन है, वो सोडियम आयन डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर सकता इनसाइड ऑफ द सेल में. व्हाई? बिकॉज सोडियम आयन हैज अ पॉजिटिव चार्ज. तो हमारे पास जो ये पूरा फैटी एसिड की जो टेल्स हैं, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, वो इस सोडियम आयन को डायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन करने नहीं देंगी. व्हाट इज डिफ्यूजन? बेसिकली हमारे पास हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी मॉलिक्यूल का थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफ्यूज होना या मूव करने को हम डिफ्यूजन कहते हैं. our ions और our polar molecules वो directly hydrophobic tails की वजह से diffuse नहीं कर सकते. So we need a transport medium. और वो transport medium हमारे पास या तो channel protein होते हैं या carrier protein होते हैं, जो एक एंड से दूसरे एंड तक यानी पिकअप लोकेशन से डेस्टिनेशन तक किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को, आयोनिक मॉलिक्यूल को, जो कि डायरेक्टली मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर डिफ्यूज नहीं कर सकता, ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं. And those proteins are basically of two types. वो कौन से होते हैं? वो हमारे पास carrier proteins होते हैं और channel proteins होते हैं. So now, this is how a channel protein and a carrier protein looks like. Channel protein में we said that we have a water-filled channel. एक channel होता है, एक pore होता है, जिसमें water filled होता है. So basically हमारे पास water जो होता है, it is what? It is a polar compound. ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं. सो हमारे पास वाटर के अंदर की टेंडेंसी होती है दैट इट कैन अट्रैक्ट और फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स और फॉर्म व्हाट यू से इंटरैक्शंस विद आयंस and with polar species. तो हमारे पास channel protein as the name suggests has a water channel.
और उस वाटर चैनल के थ्रू हमारे बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी आयंस हैं, वो पास कर रहे होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स में एक बाइंडिंग साइट होती है। इफ यू कुड सी, a carrier protein would have a binding site. Now what does the binding site do? जैसे हम एंजाइम्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट है और एक एक्टिव साइट है, so the active site is basically the binding site for that substrate. Similarly in carrier proteins what we have is a binding site जिससे हमारे जो इस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करना है, वो अपने कैरियर प्रोटीन की कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग साइट से जाकर अटैच करेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, जब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी इनके साथ कोई मॉलिक्यूल आकर अटैच करता है, बाइंड करता है, तो उस मॉलिक्यूल को दूसरे एंड ऑफ द मेम्ब्रेन तक पहुंचाने के लिए उनको अपनी शेप जो है वो फ्लिप करनी पड़ती है। पहले कुछ इस तरह की शेप थी, लाइक इफ यू कुड नोटिस, हमारे पास इनिशियली द शेप वाज समथिंग लाइक दिस, वो इस तरह से खुल रहा था। एंड नाउ व्हेन इट इज वंस द मॉलिक्यूल हैज बाइंड वंस द मॉलिक्यूल हैज बॉन्डेड टू इट, व्हाट हैपेंस इज कि उसको दूसरे एंड तक पहुंचाने के लिए वो अपसाइड डाउन फ्लिप कर गया, सो देयर इज अ चेंज इन शेप। ऑन द कॉन्ट्ररी चैनल प्रोटीन में जब भी कोई मॉलिक्यूल मूव करता है या आयन मूव करता है, वो एक वाटर फील्ड चैनल की तरह से के थ्रू मूव कर रहा होता है। तो चैनल प्रोटीन में शेप चेंज नहीं होती, शेप फ्लिप नहीं होती, इट्स जस्ट अ मॉलिक्यूल इज एंटरिंग वाटर फील्ड चैनल और वो उसके थ्रू मूव कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी कैरियर प्रोटीन्स में मूवमेंट के लिए हमारे पास एक चेंज इन शेप आती है। Now, we said that channel proteins would always be involved in passive transport. Passive transport क्या होता है? वो transport जिसमें energy required नहीं होती in the form of ATP. Why? Because it is going down the concentration gradient. Subsequently, carrier proteins are involved in both types of transport. यानी कि carrier proteins passive transport भी कर सकते हैं. Some of them are responsible for conducting movement via passive transport. उस तरह को हम facilitated diffusion कहेंगे। और कुछ कैरियर प्रोटीन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है ना। वो किस तरह से होता है वो हम जस्ट ना वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के टॉपिक में पढ़ेंगे। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाले जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनको हम कैरियर पंप्स कहते हैं। और उसकी एग्जांपल मैंने कल इस तरह से आपको समझाई थी दैट जैसे हमारे पास एक बलून होता है, बलून को हम अगर एयर पंप से अटैच कर दें, सो व्हाट हैपेंस इज कि आप जब बलून में हवा पंप कर रहे होते हो तो आपको फिजिकल एनर्जी एक्सर्ट करनी पड़ती है, आपको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, राइट? व्हेन यू आर पुलिंग एंड देन व्हेन यू पुलिंग द पंप एंड देन यू आर रिलीजिंग द पंप, आपको एक फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है उस बलून में हवा भरने के लिए थ्रू एन एयर पंप। सो सब्सिक्वेंटली वो हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उनको एक ऐसा काम करना होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो जिस तरह से हम जब बलून में हवा पंप कर रहे होते हैं, हमें एनर्जी यूज करनी पड़ती है अपनी, हमें फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है। तो बिकॉज हम एक पंप वाला काम कर रहे हैं, तो ऐसे कैरियर प्रोटीन्स को विच आर इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दे आर कॉल्ड कैरियर पंप्स। नाउ द सिमिलैरिटीज बिटवीन आवर channel proteins and our carrier proteins are what? They're both involved in the transport of polar molecules and charged ions. And secondly, they're specific for what they transport. So similar, subsequently, मैंने कुछ channel proteins के नाम लिखे हैं। एक हमारे पास सोडियम आयन चैनल होगा, एक हमारे पास क्लोराइड आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, कैल्शियम आयन चैनल। हमारे पास हर चैनल प्रोटीन would be specific in nature. If there is a channel protein that is transporting sodium ions, तो वो चैनल प्रोटीन हमारा सिर्फ सोडियम आयंस को ही ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। इफ वी हैव अ चैनल प्रोटीन व्हिच इज ट्रांसपोर्टिंग क्लोराइड आयंस, वो हमारे पास सिर्फ क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। इफ वी हैव अ स्पेसिफिक चैनल फॉर पोटेशियम और वी हैव अ स्पेसिफिक चैनल फॉर कैल्शियम, वो खाली उन्हीं को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। नाउ इंटरेस्टिंगली हमारे पास, इफ यू कुड रिकॉल, वाटर की जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या होती है? ऑस्मोसिस इज व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस जो कि हमेशा हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल में होगा, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, and it would be through a semi-permeable membrane. So there are two conditions for osmosis. एक तो water molecules involved हो, passive transport हो, और क्या हो? Semi-permeable membrane हो.
We know that our phospholipid bilayer or our membranes are what? They are semi-permeable in nature. वो कुछ चीजों की मूवमेंट अलाउ करती हैं, कुछ चीजों की मूवमेंट वो अलाउ नहीं करती. तो हमारे पास वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है. तो द क्वेश्चन इज कि हमारे पास ऑस्मोसिस तो हो रहा होता है मेम्ब्रेन्स में. अब ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? What is the reason that water, being a polar species, is able to pass through a semi-permeable phospholipid bilayer? उसकी वजह ये है कि वाटर एक बहुत छोटा इज अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल. वाटर का अगर हम एमआर निकालें तो व्हाट इज द एमआर ऑफ वाटर? द एमआर ऑफ वाटर इज बेसिकली 16 ऑफ ऑक्सीजन और हमारे पास फिर दो हाइड्रोजन्स होते हैं. So this is basically 18. Water is a very small molecule. So because it's a small molecule, वो via osmosis हमारे phospholipid bilayer से मूव कर सकता है. लेकिन ये मूवमेंट बहुत स्लो होती है. इट्स वेरी पेनफुली स्लो. तो हमारे पास एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का भी ऑप्शन है. एक तो वाटर डायरेक्ट हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलर से क्रॉस अगर कर जाए तो ऑस्मोसिस होगा. बट वी हैव सर्टेन चैनल्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे एक चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव कर सकते हैं. Why? Because osmosis is a relatively slow process because obviously water molecule small है, इस वजह से वो मूव तो कर पा रहा है बाइलर के थ्रू. बट वो रेजिस्टेंस और वो रिपल्जन तो फेस करेगा. व्हाई? बिकॉज वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. तो हमारे पास थोड़ी से ज्यादा ही रिपल्जन और रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है ऑस्मोसिस में. तो उसकी वजह से ऑस्मोसिस एक थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है बिकॉज वाटर ओवरकम करते हुए रेजिस्टेंस और रिपल्जन को मूव करता है थ्रू द फॉस्फोलिपिड बैरियर. ऑन द कॉन्ट्ररी, एक और वाटर के पास ऑल्टरनेट ईटीए पाथवे है, यानी एक ऑल्टरनेट रूट है वाटर के पास कि अगर वो ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं मूव करना चाह रहा तो देयर इज अनदर पाथवे प्रेजेंट फॉर वाटर व्हिच इज दैट देयर इज अ चैनल प्रोटीन. वैसे भी बहुत से जो चैनल प्रोटीन्स होता है उन सब में वाटर फिल्ड चैनल होता है. ऐसे चैनल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है जिनको हम एक्वापोरेंस कहते हैं. एक्वापोरेंस, एक्वा इज कमिंग फ्रॉम वाटर, पोरेन इज कमिंग फ्रॉम पोर. सो देयर इज अ वाटर फिल्ड पोर which is only responsible for the facilitated diffusion of water. अच्छा जी. So any questions so far? Channel protein, carrier proteins, clear है? Anything that you guys want to ask? Any confusion? Now moving on. Let's talk about what types of transport mechanism or transport processes are being carried in our membranes. कौन कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस होते हैं? सबसे पहले तो हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास जो मेजर हम क्या कहते हैं डिफरेंस कह सकते हैं बिटवीन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, वो एक तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी की बेसिस पर होता है. कुछ ट्रांसपोर्ट, और उसके लिए आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मूविंग अप ऑन अ माउंटेन और अ हिल. जब आप हिल में अपवर्ड्स मूवमेंट करते हो, यानी आप ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हो, यानी आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हो, आप ग्रेविटी के लॉ के अगेंस्ट मूव कर रहे होते हो, सो यू हैव टू एक्सर्ट मोर एनर्जी. माउंटेन के या हिल टॉप के ऊपर चढ़ना ज्यादा मुश्किल काम होता है. व्हाई? बिकॉज उसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो और टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल आपको एक ज्यादा एनर्जी, ज्यादा क्या कहते हैं, पावर को एग्जिबिट करना होता है. ऑन द कॉन्ट्री, जब आप उसी हिल से या उसी माउंटेन से नीचे की तरफ आ रहे हो, यू आर ओबेइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी. आप ग्रेविटेशनल पुल जहां जिस तरफ आपको पुल कर रहा है, आपकी मूवमेंट भी उसके ही क्या कहते हैं, इट इज इन द डायरेक्शन और इट इज इन द लाइन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल. यू आर नॉट गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल. जब आप नीचे आ रहे होते हो, आप ग्रेविटी के, यू आर कमिंग डाउन अलोंग द पुल ऑफ ग्रेविटी, तो आपको उसमें एनर्जी नहीं लगती. सिमिलरली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो, क्योंकि हम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे होते हैं, यानी हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, एक जगह में एक जगह है जहां पर आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर, दिस इज द आउटसाइड ऑफ योर सेल. ठीक है, दिस इज द आउटसाइड ऑफ योर सेल एंड दिस इज द इनसाइड ऑफ योर सेल जो कि आपका साइटोप्लाज्म है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर वही मॉलिक्यूल्स मेरे पास दो से ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वही तीन मॉलिक्यूल्स हैं. नाउ आई हैव अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द आउटसाइड एंड आई हैव अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इनसाइड. लेकिन अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर मूव करेंगे, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, तो ये जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है. What is concentration gradient? Concentration gradient is basically the
डिस्ट्रीब्यूशन और द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमारे पास ग्रेडियंट कब इस्टेब्लिश होता है? ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है? बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ग्रेडियंट हमारे पास एक स्लोप होता है, करेक्ट? और हमारे पास स्लोप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस क्रिएट होता है, करेक्ट? नाउ हमारे पास concentration gradient is basically the unequal distribution of molecules or particles or substances. तो हमारे पास naturally होता क्या है कि एक जगह अगर ज्यादा कोई चीज है तो वो अपने आप को इस तरह से स्प्रेड करेगी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही है? यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना एक रिलेटिवली इजियर बात है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाना रिलेटिवली मुश्किल बात है। सो whenever we are doing a harder process we need energy. So सबसे पहले तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास वो मैकेनिज्म या वो ट्रांसपोर्ट मीन्स है जहां पर सेल को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमने सेल स्ट्रक्चर के टॉपिक में डिस्कस किया है दैट एटीपी इज बेसिकली व्हाट इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी हमारे पास एनर्जी जो सेल यूज अप करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ही करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें हमारा जो सेल है या हमारी जो मेम्ब्रेन है इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाई? बिकॉज उसमें आपको किसी भी किस्म की मेहनत दरकार नहीं होती है। अच्छा, नाउ व्हाट आर द प्रोसेसेस जो कि हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेडिंग में आते हैं जो हमें पढ़ने हैं? एक हमारे पास होती है simple diffusion, then we have facilitated diffusion, and then we have osmosis. Now osmosis बिल्कुल diffusion की तरह है, simple diffusion की तरह है osmosis. What is that? Simple diffusion में क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे भी in the next slide. But simple diffusion, as your knowledge suggests, is what? It's basically the movement of molecules from a higher concentration gradient to a lower concentration gradient. इसको हम ये भी कह सकते हैं कि down the concentration gradient, ज्यादा से कम की तरफ जो मूवमेंट होती है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो हमारी सिंपल डिफ्यूजन है। यानी एक तो हमारे पास हायर टू लोअर मूवमेंट होनी चाहिए और वो किसके अक्रॉस होनी चाहिए? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होनी चाहिए। दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। And what is osmosis? Osmosis is basically the movement of water molecules from a higher water potential to a lower water potential across a semi-permeable membrane. The only difference between osmosis and simple diffusion is कि simple diffusion कोई भी particle, कोई भी molecule, किसी भी ion के लिए होती है। Osmosis is basically special kind of simple diffusion, और हम इसको special kind of simple diffusion क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये हमारे पास specific है। You can say special kind of simple diffusion or specific kind of simple diffusion of water molecules. Yani osmosis is basically the simple diffusion of water molecules across a semi-permeable membrane. इसमें हमें कोई transport protein, कोई carrier protein, channel protein नहीं required. एक direct movement of water higher to lower water potential में अगर हो रही है वो osmosis है. So for simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis, these are the types of passive transport. They're happening हमारे पास क्या कहते हैं without the energy requirement. ये तीनों हमारे पास passive transport की heading में आता है. Now when we talk about active mechanisms या active processes जो कि हमारे energy requiring processes होते हैं, वो हमारे पास active transport होता है और एक हमारे पास होता है bulk transport. अब इनमें डिफरेंस क्या है? लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, दोनों में हमारे पास मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, अंदर या बाहर मूव कर रहे होंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में मूवमेंट होगी। सो व्हाई आर वी एक्चुअली सेपरेटिंग दीज टू? क्योंकि ऑलमोस्ट वो सेम होने चाहिए। सो इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास हम सब टॉपिक पर पहुंचेंगे। सो वी विल डिस्कस कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट में फर्क क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी दोनों में है। So, or lower to higher movement है. So, what is the difference between them? हम उसको study करेंगे. Let's quickly go over the subtopic of simple diffusion. This is something that you guys have been studying from your O level, so it wouldn't be very hard for you to understand. So, simple diffusion is defined as the movement of molecules down the concentration gradient. This is something that we just discussed. Just a minute. Okay, this is the movement of molecules down the concentration gradient. यानी हमारे पास higher to lower concentration gradient में movement हो रही है. It's a passive transport. It's an example of passive transport. We know that passive transport do not require energy in the form of ATP.
अब सिंपल डिफ्यूजन किन चीजों की होगी? सिंपल डिफ्यूजन इज बेसिकली द डायरेक्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अक्रॉस आवर फॉस्फोलिपिड बैरियर। उसमें हमें कोई भी मीडिएटर, कोई भी हमें क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यानी कि कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। एक डायरेक्ट मूवमेंट अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन या कोई भी मेम्ब्रेन अगर हो रही है without any helper, without any mediator, without any protein molecule involved that is helping in the transport, उस किस्म की डायरेक्ट मूवमेंट को अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज सिंपल डिफ्यूजन। ऑब्वियसली वी हैव अंडरस्टूड कि हमारे जो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स हैं, हमारे जो नॉन पोलर फैटी एसिड टेल्स हैं, उनसे कोई पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली पोलर मॉलिक्यूल्स की तो सिंपल डिफ्यूजन हो ही नहीं सकती, डायरेक्ट मूवमेंट अगेंस्ट डायरेक्ट मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन नहीं हो सकती। So polar molecules cannot undergo simple diffusion. Then if we talk about our ions, हमारे जो electrolytes हैं, for example, sodium ion, potassium ion, calcium ion, chloride ions, all these ions have a charge on them. Obviously, hydrophobic fatty acid tails, non-polar fatty acid tails, ionic species को भी repel करेंगे, resist करेंगे। तो हमारे polar molecule simply diffuse नहीं हो सकते, हमारे ions simply diffuse नहीं हो सकते, बहुत बड़े large molecules diffuse नहीं हो सकते, because हमारे पास क्या कहते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स के नॉट डिफ्यूज थ्रू सेल सरफेस मेम्ब्रेन। हमारे पास सिंपल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स आप कह लो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कह लो, ओनली स्मॉल सिंपल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज वाया सिंपल डिफ्यूजन। Some examples of the species which can directly cross this phospholipid barrier, you can say phospholipid barrier is basically a barrier. कुछ चीजें इस बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं। इमेजिन आपकी गली है, उसमें एक बैरियर लगा हुआ है। नाउ इफ देयर इज अ चाइल्ड और इफ देयर इज वन इंडिविजुअल, वो उस बैरियर के नीचे से बेंड होता हुआ, इवन जब वो बैरियर खुला नहीं है, वो बैरियर बंद है, एक जो बच्चा है या एक इंडिविजुअल है वो आराम से या तो साइड से उस बैरियर के मूव कर सकता है या उसके नीचे से या उसके ऊपर से जंप करके मूव कर सकता है। सो एनी मॉलिक्यूल विच कैन विदाउट बैरियर का मूवमेंट या विदाउट बैरियर के खुलने या बंद होने के बजाय डायरेक्टली उस बैरियर की मौजूदगी में अगर मूव कर सकता है उस बैरियर को, तो एक बहुत सिंपल सा काम है। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी नहीं लग रही बैरियर को ऊपर करने में, किसी चीज के मुंह के जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ ट्रक और इफ देयर इज अ कार, वी नीड टू अप्लाई आवर एनर्जी एंड टाइम टू लिफ्ट अप द बैरियर, और फिर वो हमारे पास क्या कहते हैं वो जो भी गाड़ी है या जो भी ट्रक है वो पास करेगा। बट फॉर वन इंडिविजुअल और अ चाइल्ड, हमारे पास हम उस बैरियर को लिफ्ट किए बगैर, किसी भी किस्म की एनर्जी इन्वेस्ट किए बगैर हम आराम से मूव कर सकते हैं। So for that, what molecules are involved in simple diffusion? Oxygen. Now oxygen gas, carbon dioxide gas, ये हमारे पास कौन सी gases हैं? ये हमारे पास respiratory gases हैं। Oxygen is basically used up for respiration and carbon dioxide is given out as a result of respiration. तो इनको हम respiratory gases बुलाते हैं। हमारे पास जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, वो हमारे पास आयोनिक गैसेस तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में खुद ही बॉन्ड कर रहा है, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास कोई पोलैरिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है, इट इज ऑल्सो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एंड व्हाई इज इट सो? Although this is not something that you need to know, but I'll just explain how carbon dioxide is not a polar molecule. So carbon dioxide में we have one carbon, जो कि इस तरह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है। नाउ वी नो कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज आर दोज स्पीशीज which have a higher tendency to attract electrons towards itself, who have a higher tendency to pull the electron cloud, यानी जो इन bonds में हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास वो पुल होता है या वो टेंडेंसी होती है कि वो उसको अपनी तरफ खींचे, इस तरह से। नाउ द थिंग इज कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ पुल कर रहा है टूवर्ड्स राइट, और यहाँ पर टूवर्ड्स लेफ्ट पुल कर रहा है। सो इफ यू कुड रिकॉल फ्रॉम फिजिक्स, हमारे पास होता क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 न्यूटन की फोर्स यूं लग रही है और 5 न्यूटन की फोर्स यूं लग रही है, सो बिकॉज द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड बिकॉज दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो जीरो होगी। व्हाई? बिकॉज ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। सो नेट फोर्स या नेट रिजल्ट या नेट इफेक्ट ये होगा कि हमारे पास 0 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स होगी।
करेक्ट। उसी तरह से ऑक्सीजन दोनों साइड्स पर, ऑक्सीजन का जो एटम है उसका सेम पुल होगा, बिकॉज ऑक्सीजन का एटम तो सेम है ना दोनों एंड्स पर। तो ऑक्सीजन का जो पुलिंग फैक्टर है या टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ है, वो दोनों साइड्स पे इक्वल पुल है। तो क्योंकि वो दोनों साइड्स पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ पुल है वो इक्वल है, और दोनों साइड्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पुल हो रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो ये होगा कि पोलैरिटी ना इस तरफ होगी ना इस तरफ होगी। सो ऑल्दो हमारे पास ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच जरूर रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, बट द नेट पुल और द नेट पोलैरिटी और द नेट डाइपोल इज जीरो। That is why we say that carbon dioxide is what? It is a non-polar gas. Is that clear? Any questions so far? Okay. So oxygen is a non-polar gas, carbon dioxide is a non-polar gas. Now we have vitamins. Vitamins हमारे पास water soluble vitamins होते हैं और हमारे पास fat soluble vitamins होते हैं. Now obviously जो fat soluble vitamins हैं, they can easily pass through the hydrophobic fatty acid tails. तो हमारे पास जो fat soluble vitamins हैं वो directly pass कर सकते हैं. Then we have, now when you were studying biological molecules, I told you guys कि हमारे पास दो तरह के hormones होते हैं. एक हमारे पास पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं जो कि अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड बेस से बने हुए होते हैं, राइट? उनका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है पेप्टाइड हॉर्मोन्स का, दैट आर पेप्टाइड्स. पेप्टाइड्स हमें पता है दे हैव व्हाट, they are basically polar in nature, they are hydrophilic in nature. तो हमारे पास जो पेप्टाइड हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोटीन बेस्ड हॉर्मोन्स होते हैं, they cannot cross our phospholipid barrier. On the contrary हमारे पास जो दूसरे तरह के हॉर्मोन्स होते हैं वो हमारे पास लिपिड हॉर्मोन्स होते हैं या स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स होते हैं. एंड वी सेड दैट हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, all our sex hormones are basically what? They are steroidal hormones. So steroid is basically a form of lipid. तो हमारे पास जो स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स हो गए या लिपिड बेस्ड हॉर्मोन्स हो गए, दे कैन इजीली पास थ्रू द हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स. अब वाटर, वाटर जब भी सिंपल डिफ्यूजन से मूव करेगा, हम ये नहीं कहेंगे कि वाटर की सिंपल डिफ्यूजन हुई है. वी वुड से दैट वाटर का ऑस्मोसिस हुआ है, वाटर हैज मूव्ड वाया ऑस्मोसिस. And although osmosis is a type of simple diffusion, but it is a special type of simple diffusion specific to water molecules only. So, that's a general overview of simple diffusion. Now, let's talk about the factors that affect the rate of diffusion. हमारे पास कौन से factors हैं जो rate of diffusion को affect कर रहे होते हैं? यानी हमारी rate of diffusion जो है वो increase हो सकती है या decrease हो सकती है. So can you suggest if I ask you कि how could I increase my rate of diffusion or how could I decrease my rate of diffusion? तो ऐसे कौन से factors या ऐसे कौन सी differences हैं जिसकी वजह से मेरा rate of diffusion affect हो सकता है? Any suggestion, guys? Good. So temperature is one factor which affects the rate of diffusion. So as you said over here, increasing temperature. So tell me one thing, Marish, by increasing temperature, would my rate of diffusion increase or would it decrease? Is it directly related or is it inversely related? Yes, Hajra, you're also right. I want you guys to tell me कि हमारे पास जो भी फैक्टर्स आपने बताया, जैसे हमारे टेम्परेचर बताया, हमारा आपने मुझे कॉन्सेंट्रेशन बताया, टेल मी वो फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं या इनवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं? उन फैक्टर्स को इंक्रीज करने से हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? So I'm writing both. Yes, so yes, temperature is directly related. Very good. So we have number one factor which is affecting our diffusion is temperature. And this is what it is directly related. Then, as Hajra said, concentration gradient. Not concentration, हम उसको concentration gradient कहेंगे. क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास हो सकता है इक्वल भी हो. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज बेसिकली दैट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, और उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमारी डिफ्यूजन भी होगी, ताकि स्टेबलाइज हो सके हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो डिफरेंस है उसको स्टेबल करने के लिए बेसिकली डिफ्यूजन होती है, राइट? तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट नहीं करेगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कॉन्सेंट्रेशन में दोनों साइड्स पे कितना डिफरेंस है, that would be directly affecting our rate of diffusion. So you would say concentration gradient, and this too is directly related.
Now we have surface area. Surface area. Okay, Marit. So आपका जो क्वेश्चन है, would we consider volume with concentration? आप surface area to volume ratio जरूर consider करोगे, and I was just coming to that कि हमारे पास surface area of membrane. Now let me draw two types of membrane. एक हमारी ये linear membrane है, ठीक है? This is one membrane, and then I have another membrane जो कि folded है. एक मेरे पास linear membrane है आपके सामने, एक मेरे पास folded membrane है. टेल मी, हमारे पास ज्यादा डिफ्यूजन लीनियर मेम्ब्रेन में होगी या हमारे पास फोल्डेड मेम्ब्रेन में ज्यादा डिफ्यूजन होगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओके, Marit is saying folded. Hajra, what about you? Folded. So yes, both of you are right. Why? Because हमारे पास diffusion in the linear membrane वो सिर्फ इस तरह से हो सकती है, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायमेंशन में हो सकती है, राइट? अब फोल्डेड में इट कैन हैपन लाइक दिस, दिस. तो हमारे पास फोल्डेड में द रेट ऑफ डिफ्यूजन हैज मोर, हमारे पास जो स्पीशी है उसको मूव करने के या क्रॉस करने के डिफरेंट क्या कहते हैं प्लेसेस या डिफरेंट रीजन्स या इंक्रीज्ड प्लेसेस मिल गए हैं डिफ्यूज करने के. तो सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देंगे मेम्ब्रेन का तो क्या होगा? हमारे पास our rate of diffusion would increase. So our surface area of the membrane is also directly proportional. So this is directly related to your rate of diffusion. Now, number 4, we have molecular mass. या तो आप MR कह लो या फिर आप कह लो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. हमारे पास अगर जो हमारा क्या कहते हैं जो भी स्पीशी या जो भी मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो रहा है उसका जो साइज है, अगर मैं उस साइज को इंक्रीज कर दूं, so would that increase in size increase my rate of diffusion or would the diffusion become slower? How would the molecular mass affect our movement? So Marat is saying slower. Yes, absolutely. हमारे पास relatively एक smaller जो species होगी वो quickly diffuse कर जाएगी in comparison to a larger species. So this is inversely related. Very good. And now number 5, membrane thickness. Now हमने इनिशियली कहा था कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन थिकनेस होती है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड द डिफ्यूजन डिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज फॉर एग्जांपल लेट मी टेक यू टू दैट डायग्राम. हमारे पास ये मेम्ब्रेन की थिकनेस है 7 नैनोमीटर्स. हमारे पास जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 7 नैनोमीटर्स होती है इन बायोलॉजी. मेम्ब्रेन थिकनेस इज बेसिकली द डिस्टेंस a particle or a solute or a molecule has to cover. यानी फर्स्ट लेयर, फर्स्ट मोनोलेयर से दूसरे मोनोलेयर, उस पूरे बायलेयर को क्रॉस करना उसका डिफ्यूजन डिस्टेंस है जो कि हमारे पास मेम्ब्रेन की थिकनेस है, मेम्ब्रेन की विड्थ है. सो द मेम्ब्रेन थिकनेस और द मेम्ब्रेन विड्थ इज आल्सो द डिफ्यूजन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल. सो अगर मैं इस मेम्ब्रेन थिकनेस को या इस मेम्ब्रेन विड्थ को इंक्रीज कर दूं 7 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर्स कर दूं, so my rate of diffusion would increase or would it decrease? Increasing the membrane thickness or increasing the diffusion distance, how would that affect my rate of diffusion? Directly related or is it inversely related? Very good. So it is inversely related. मैं जितना अपना distance बढ़ाऊंगी उतनी ज्यादा देर लगेगी मेरे molecules को या मेरे particle को एक end से दूसरे end में move करने की. So this is inversely related. अच्छा जी, तो ये जो सारे फैक्टर्स हमने इस तरह से लिखे हैं ना कि कौन से डायरेक्टली रिलेटेड है, कौन से इनवर्सली रिलेटेड है, इसको बेसिकली हम कहते हैं फ्लिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. और फ्लिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें एक्सप्रेशन देता है. वो क्या एक्सप्रेशन है? रेट ऑफ डिफ्यूजन is related directly to the concentration gradient. एक तो concentration gradient से related होता है directly, दूसरा surface area
अपॉन इनवर्सली रिलेटेड वो तो तीन चीजों से होता है, molecular mass of the substance and your membrane thickness. Yes, I know इस फॉर्मूला में या इस एक्सप्रेशन में हमारे पास टेम्परेचर कंसिडर नहीं किया था, जो हमारे पास बेसिकली फिक्स लॉ है वो हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हुए हम देखते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन सी चीजों को अफेक्ट कर रहा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन किन चीजों से अफेक्ट कर रहा होता है। So temperature is not part of this equation or this expression. It's basically telling us the rate of diffusion is directly related to the concentration gradient into the surface area upon inversely related to the molecular mass of the substance and the membrane thickness, or you can say the diffusion distance. So is this clear? Any questions about simple diffusion?